जिंदगी का बड़ा हिस्सा तंग और तारीक मकानों में बीते और आप तंग नजरी का शिकार ना हो जाएं तो ताज्जुब तो होगा। जिंदगी तंग दस्ती और अभाव में गुजरे और इंसान चिड़चिड़ा ना हो जाए तो हैरत तो होगी। जिंदगी की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा ना कर सकने के बावजूद कोई उम्मीद का दामन ना छोड़े तो करिश्मा ही समझा जाएगा। हम कमर जहां आजाद यानी अम्मा जी की बात कर रहे हैं। 9 बरस की उम्र में बुर्का उतार फेंका, 69 साल की उम्र में पहली किताब लिखी, 70 साल की उम्र में MA किया और फारसी पढ़ी ताकि अपने वालिद की फारसी शायरी को छपवा सके। जब 34 साल का नौजवान बेटा दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया तो अम्मा ने लिखा, साथियों अपने आंसू पोंछ डालो, अपनी मशालें बुलंद करो, अंधेरे की चादर को तार तार कर दो। हम सफदर की मौत का गम नहीं मनाएंगे, हम उसकी जिंदगी का जश्न मनाएंगे। आज हम कमर जहां आजाद की जिंदा दिली का जश्न मना रहे हैं, उनकी हिम्मत, उनके इरादों की कुव्वत, उनके जोश और वलवले का जश्न। 1926 में झांसी में कमर जहां आजाद पैदा हुई। फारसी के शायर, तहसीलदार अजहर अली आजाद और जुबैदा खातून की 5वीं औलाद। अलीगढ़ से हाई स्कूल पास किया। 1948 में शादी की। सख्त गरीबी के दिनों में 1952-53 में मोंटेसरी की ट्रेनिंग की। 1960 में अलीगढ़ से BA किया और 1996 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से MA। 1940 में उनका खानदान दिल्ली आ गया। बड़े भाई की दोस्ती इदरीस हाशमी के छोटे बेटे हमीद से हो गई। हाशमी खानदान दिल्ली का पहला कम्युनिस्ट खानदान था। 1947 के दंगों में कमर का खानदान कश्मीरी गेट में इदरीस हाशमी के घर रहा। यहीं कमर और हनीफ की मुलाकात हुई और जिंदगी साथ बिताने का फैसला लिया गया। हमारे दादा ने पाकिस्तान जाने का फैसला कर लिया। वजह उसकी यह थी कि कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा था कि आप लोग पाकिस्तान चले जाइए और वहाँ पार्टी का काम कीजिए। अम्मा पाकिस्तान चली गई और वहाँ से फिर सैयद सज्जाद ज़हीर से मुलाकात हुई, उनसे बात हुई और उन्होंने अम्मा से कहा कि तुम दिल्ली जाओ और हनीफ को वापस ले गया। और इन दोनों ने यहीं रहने का फैसला कर लिया। हमारी दादी लाहौर से आई, उन्होंने शादी वादी करवा दी। मेरे बच्चों को ये नहीं मालूम कि उनके मामा कितने थे, कौन थे, मासी खाला कौन थी, कैसी थी, मिले ही नहीं। चची, ताया, तो बिल्कुल कट ऑफ है हम लोग ख़ानदान से। ये पार्टीशन का तोहफा हमें ये मिला है। कभी मुझे खुशी महसूस नहीं हुई पार्टीशन के ऊपर। हाशमी खानदान का फर्नीचर का बड़ा कारोबार दिल्ली में था। तकसीम के बाद मुसलमानों के कारोबारों का जो हश्र हुआ वही इस कारोबार का भी हुआ। तंग दस्ती ने घर में डेरा डाल लिया। 1952 में अलीगढ़ के वाइस चांसलर डॉक्टर जाकिर हुसैन हनीफ को अलीगढ़ ले गए। हनीफ ने वहां कारोबार करने की कोशिश शुरू की और दिल्ली में कमर ने कई महीने कारखाने का कबाड़ बेचकर अपना और बच्चों का पेट भरा। कमर और बच्चे भी 1955 में अलीगढ़ चले गए, ऐसे घरों में रहने के लिए जिनमें या बिजली होती थी या पानी, और एक में कमरे तो 3 थे मगर 2 कमरों पर पूरी छत नहीं थी। आधी छत टीन की थी और बाकी आधी पर कई साल तक खुला आसमान था। एक बार का किस्सा मुझे याद है कि कोई वो आया था चने वने बेचने वाला, तो मैंने अम्मा से 1 आना मांगा और अम्मा बाथरूम में जाके रोने लगी। 61 तक अच्छे दिन तो किसी वक्त भी नहीं थे। मतलब बहुत तंगदस्ती थी या कम तंगदस्ती थी। मुझे मालूम है कि हमें गरीबी में भी रहे, हमारे सर के ऊपर छत भी नहीं थी, खाने के भी प्रॉब्लम हुआ करता था, लेकिन मुझे ये नहीं याद कि कभी हम लोग अनहैप्पी रहे हों। कपड़े नहीं हुआ करते थे, अपनी पुरानी साड़ियों से वो काट काट के हमारे कपड़े बनाया करती थी। एंड वी यूज्ड टू बी सो हैप्पी। मुझे याद है कि मैं अपनी फ्रॉक पहन पहन के डांस किया करती थी, नाचा करती थी कि दे वाज सो गुड। कमर ने किसी तरह BA किया और 1961 में दिल्ली में NDMC के एक नर्सरी स्कूल में 206 रुपये महीना तनख्वाह पर हेडमिस्ट्रेस बन गई।
पहले तो उन्होंने पूरा एक कैंपेन किया कि बच्चे को प्री स्कूल एजुकेशन की क्यों ज़रूरत है, और उनका ये एक बहुत लंबा प्रेशर ऑन एनडीएमसी इन दोज डेज कि वो हर प्राइमरी स्कूल के साथ नर्सरी स्कूल्स खोले। तो वो उस वक्त शुरुआत के सालों में वो 17 नर्सरी स्कूल खोलने में कामयाब हो पाई थी। रोज़ जो उनकी फाइट्स होती थी स्कूल में और एनडीएमसी के मैनेजमेंट के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, छोटी छोटी चीज़ों पर टीचर्स बताती थी, उसका मैंने स्क्रूटनाइज किया और उसमें अच्छी पोइम्स निकाल के दी कि बच्चों के दिमाग में शुरू से ये बैठे कि हमें मिलजुल के रहना है, मिलजुल के काम करना है, मिलजुल के खेलना है, और उसमें मेर और तेर ना हो। लगभग 3 साल तक हर हफ्ते दिल्ली से अलीगढ़ जाती रहीं ताकि बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजार सकें। हर बार 3rd क्लास में सफ़र करती, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाती, बच्चों के कपड़ों की मरम्मत करती, बटन टाकती और सुबह 5 बजे की गाड़ी से वापस आती और सीधे स्कूल जाती। 29 साल नौकरी की और 1990 में रिटायर हुई। कई साल तक दिल्ली के सबसे बड़े नर्सरी स्कूल की हेडमिस्ट्रेस रहीं और स्टेट की बेहतरीन टीचर होने का अवार्ड भी हासिल किया। 4 बज जाते थे हमारी मैडम को, घूमते घूमते बच्चों को, माँ बाप को बताना, भाई इनको पढ़ाओ। बहुत से माँ बाप कह देते थे हमें तो पता ही नहीं है, वे खुद जाती थी, लेके आती थी। कितने बच्चों को तो ऐसा था मेरे साथ उन्होंने निकाल कर लिया, बच्चों को यूनिफॉर्म तक को पैसे दिए। लोधी रोड स्कूल में मिस्टर आज़ाद के साथ हमने इस तरह की बहुत एक्टिविटीज़ करी। जैसे जो भी हमारे मतलब स्टोर में वेस्ट सामान होता था, उससे हम नई चीज़ क्रिएट करने की कोशिश करते थे। एनडीएमसी के अंदर जितने भी अब जो नर्सरी स्कूल हैं उसमें क्या हो रहा है, वो मैं कह सकती हूँ कि उसका मेजॉरिटी जो है वो अम्मा जी की देन है। अलग अलग जगह जाके उन्होंने, गांव में जाके, कहीं हिमाचल में, कहीं कर्नाटका में, कहीं अरुणाचल प्रदेश में, उन्होंने टीचर्स को ट्रेन किया। कभी भी उन्होंने डांट फटकार का कोई काम नहीं लिया, प्यार से। आज उन्हीं की हम जो भी ट्रेन है उन्हीं की बदौलत है। डिफरेंट लाइब्रेरीज में जाके उन्होंने बुक्स के हमें रेफरेंसेस दिए। अब ये था कि उन बुक्स को पढ़ के, कुछ उनसे इंटरेक्शन करके, फिर आपस में जो टीचर्स और लोग मिलते थे उनके इंटरेक्शन से हमने जाना कि कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। 1964 में बच्चे दिल्ली आ गए। 1.5 साल में 3 घर बदले, सब एक कमरे वाले। इससे बड़े की औकात ही कहाँ थी। दिल्ली जब हम लोग आए हैं तो जिस घर में हम रहते थे नौरोजी नगर में, शुरू में अम्मा और उनकी एक कुलीग थी ललिता और उनकी बहन विमला, वो वहाँ रहा करते थे। फिर हम लोग आ गए, हम 5 भाई बहन। फिर ललिता दीदी के भाई थे और उनकी छोटी बहन, वो भी आ गई। फिर ललिता दी के पेरेंट्स भी कुछ दिन के लिए आ गए थे उसी एक कमरे में। और रात को जब सोते थे तो बिल्कुल पाल पड़ता था। तो अगर कई बार ये हुआ कि आपको खुजली हुई तो दूसरा कोई कहता था कि हमें गुदगुदी क्यों कर रहे हैं। 1962 में हनीफ ने कारोबार चलाने की कोशिश छोड़ दी और यूनिवर्सिटी में नौकरी कर ली। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का आर्कियोलॉजी म्यूजियम हनीफ ने ही बनाया। 64 से 69 तक वो जब भी दिल्ली आते, बच्चों को दिल्ली के किसी एक इलाके की सैर ज़रूर करवाते। 1969 में अब्बू वापस दिल्ली आए थे और उनको यहाँ पे सोवियत लैंड के टेक्निकल एडिटर की तरह से एक जॉब मिली थी। और उस वक्त हम लोग सारे दिल्ली में ही थे। यहाँ पे इस घर के साथ असल में बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे उस वक्त ये बिल्डिंग्स वगैरह नहीं होती थी, बिल्कुल खुला मैदान था। और हम लोग स्कूल के बाद यहाँ नीचे कभी गुल्ली डंडा, कभी क्रिकेट खेला करते थे। हर महीने में एक बार ज़रूर जमघट होता था। कभी फैज़ रिसाइट हो रहा है, कभी साहिर, कभी मजाज, काफ़ी गप लगा करती थी। जुलाई 1976 में हनीफ को कैंसर हुआ और सितंबर में 54 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। कमर को एक बार फिर, और इस बार अकेले ही, जिंदगी के बिखरे पुर्जे फिर इकट्ठा करने थे। 1989 में एक नाटक के दौरान सफ्तर का कत्ल हुआ। चंद बरस बाद कमर ने सफ्तर की जिंदगी पर 5वां चिराग लिखी। 5वां चिराग बेटा खोने के गम को समझने की कोशिश है। 20वीं सदी के हिंदुस्तान की तारीख का ज़ाती तज्जिया भी, टूटे हुए ख्वाबों और नाकामियों की कहानी, हिम्मत और उम्मीद की कहानी। अब जो हो रहा है वो बस दिमाग पे सवार रहता है।
अगर इसी तरह फसाद और झगड़े चलते रहे, नफ़रत फैलाई जाती रही तो क्या होगा। नफ़रत करने से कोई काम नहीं चलता। और ये जो लोग ये सबक पढ़ा रहे हैं तुम्हें, ये गलत है। तो ये चल रहा है, पता नहीं कब क्या हो जाए। एक बेटा तो जा चुका है, मेरा तो हर वक्त दिमाग में यही रहता है कि जो किसी अच्छे काम के लिए खड़े होते हैं वो कुछ और वक्त तक जिंदा रहे। सफदर की मौत का जिक्र अम्मा जी ने इन अल्फाज में किया। दिल्ली की सड़कें जो सफदर के कहकहों, लतीफ़ों और थिरकते कदमों की गवाह थीं, आज खामोश हैं, सकते में हैं। एक छनाके की आवाज़ से बिल्लौर टूट जाता है, रेज़ा रेज़ा हो जाता है, फिर समेटे नहीं सिमटता। सफदर हाँ से नहीं हो गया। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ और क्यों। अब हम क्या करें, अब मैं क्या करूं? दिलो दिमाग साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन जिंदगी तो मौत की तरह एक अबदी हकीकत है। जीना तो है ही, अपने लिए, औरों के लिए, सफदर के पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए। साथियों, आंसू खुश्क कर लो, चिराग जलाए चलो, मशालें उठाए चलो। अम्मा जी अब पूरी तरह सहमत के कामों में मशगूल हो गई। सहमत जो उनके प्यारे बेटे की याद में वजूद में आया था। 5वां चिराग के बाद अम्मा ने अपने वालिद की फारसी शायरी का पहला दीवान शाया किया और दूसरे दीवान पर काम शुरू किया। 15 साल से उनके कलाम पे, जो पर्शियन में था, जो लैंग्वेज मुझे नहीं आती, लेकिन उसको पढ़ते 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 मैं काफ़ी समझने लगी हूँ। अब मैंने देखा कि उन्होंने जंग के ख़िलाफ़ भी नज़में उनके पास मौजूद हैं, वायलेंस के ख़िलाफ़ भी नज़में मौजूद हैं, और बेईमानी के ख़िलाफ़ तो बेतहाशा उनकी नज़में हैं कि किसी तरह से भी इंसान को डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए। 2004 में अम्मा को सड़क पार करते हुए चोट लगी। कई ऑपरेशन हुए, कई महीने अस्पतालों और बिस्तर पर बीते। चलने फिरने के काबिल होते ही उन्होंने अपनी तीसरी किताब पूरी की। दिल्ली SCRT के लिए लिखी जाने वाली ये किताब, जो छोटे बच्चों के साथ काम करते हुए अम्मा के तजुर्बों और एक्सपेरिमेंट्स के बारे में है, नर्सरी टीचर्स के लिए लिखी गई। 85 साल की ये खातून आज भी हमेशा की तरह मसरूफ़ हैं। हाल ही में औरतों के लिए 33% रिजर्वेशन के लिए अनहद के कैंपेन में अम्मा जी शामिल रही हैं और अपनी चौथी किताब पर काम कर रही हैं। कमी के अंदर भी हमने कमी नहीं फील की, महसूस की। मेरे ख्याल से इसका क्रेडिट 100% अम्मा जी को जाता है। जैसे भी हालात हो, उसके अंदर सकम न करना, रेजिस्ट करना, फाइट करना, वो मेरा ख्याल है वो थी कुछ ऐसी चीज़ जिसने हम सबको बहुत हिम्मत दी और इस घर को बिखरने से रोका। वो घर में ही सिखाई गई थी कि अगर आप एक पूरी जो यूनाइटेड स्ट्रगल है उसका आप हिस्सा नहीं है तो आप कहीं ना कहीं गद्दारी कर रहे हैं। तो आई थिंक दीज वर वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स कि आप किधर खड़े हैं। आप जब पॉलिटिकल एक स्टैंड ले रहे हैं, वो बचपन से ये चीज़ें हमारे, जिसे कहते हैं कि इनग्रेन थी, हमारी पूरी अपब्रिंगिंग में, हमारी साइकी में, ये सारी चीज़ें। और उसमें मैं अम्मा जी का रोल एक बहुत बड़ा मानती हूँ। ये ऐसी जिंदगी है जिसे इमरोज़ व फरदा में, आज और कल में नहीं नापा जा सकता। ये तो खुद जिंदगी की तरह बेहम रवां, हरदम जमा है। और हम खुशकिस्मत हैं कि हमने इस औरत को माँ और कॉमरेड की तरह जाना है। बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये न दब सकेंगे, एक दिन बनेंगे इनकलाब। ये बुरी है आग पेट की, बुरे है दिल के दाग, ये न दब सकेंगे, एक दिन बनेंगे इनकलाब। ये गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तू जिंदगी जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तू जिंदगी जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर,
तुझे